हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th। जैसा कि आपको पता है, हम लोग इसमें जो अध्ययन कर रहे हैं प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, इस पर हम लोग का स्टडी चल रहा है। इसमें हम लोग अपने पिछले वीडियो में दर्पण सूत्र का डेरिवेशन, उसका निगमन कैसे करेंगे इसके बारे में जान लिए। वहाँ पर हम लोग जो है उत्तल दर्पण में लास्ट टॉपिक जो हम पढ़े थे वह उत्तल दर्पण में कैसे हम दर्पण के फार्मूले को डिराइव करेंगे इसके बारे में जानकारी ले लिए। यानी कहने मतलब उसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को अवतल एवं उत्तल दोनों दर्पण में प्रूव करना हम लोग जान लिए। और उसके रिगार्डिंग हम लोग का अगली टॉपिक है रेखीय आवर्धन। आज की क्लास में हम लोग जो है रेखीय आवर्धन के बारे में जानेंगे। लीनियर मैग्निफिकेशन रेखीय आवर्धन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस होगा। तो हम लोग वहाँ पर प्रतिबिंब बनाना सीखे थे। दर्पण के सामने जब हम कोई वस्तु रखते हैं तो उसका इमेज बनता है, इस पर डिस्कस हुआ था। तो जो इमेज बन रहा है उसकी लंबाई और जो वस्तु रखी जा रही है दर्पण सामने उसकी लंबाई, दोनों की लंबाइयाँ जो उनकी जो हाइट है उसका रेशियो जो होता है उसी को हम आवर्धन बोलते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? आवर्धन बोलते हैं। क्या कहा गया यहाँ पर? किसी गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के लंबवत किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष, किसकी? मुख्य अक्ष के लंबवत प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु को बिंब भी कहते हैं, तथा वस्तु की लंबाई की अनुपात को क्या कहा गया? कहा गया किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष की लंबवत प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु यानी बिंब की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? रेखीय आवर्धन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, रेखीय आवर्धन आपको बताया गया, कहा गया किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत जो प्रतिबिंब की लंबाई है और तथा वस्तु की लंबाई, यानी वस्तु कही या बिंब की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहेंगे? रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्लियर बात? तो रेखीय आवर्धन आप जान गए यहाँ पर कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को जो हम स्मॉल एम से दर्शाते हैं, इसे स्मॉल एम से दर्शाते हैं। इसे हम किससे दर्शाते हैं? तो इसे स्मॉल एम से दर्शाते हैं। तो यहाँ से फार्मूला में क्या मिल जाएगा? यहाँ से फार्मूला मिल जाएगा रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई की या ऊंचाई की उसकी, प्रतिबिंब की लंबाई लेंथ ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई या बिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई। क्लियर बात? जो मैंने आपको डिफिनीशन बताया, इसकी जो परिभाषा दिया, बिल्कुल उसी से आपको क्या मिल गया? यहाँ पर इसका फार्मूला मिल गया। तो यहाँ से आपको मिला रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई अपान में वस्तु की लंबाई। यदि प्रतिबिंब की लंबाई मान ली जाए, इसकी लंबाई यानी लेंथ, यानी इसको हाइट भी हम कर सकते हैं। यदि प्रतिबिंब की लंबाई मान लें हम, प्रतिबिंब की लंबाई एच सफिक्स में आई, यानी
हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट, और वस्तु की लंबाई मान लें। यदि प्रतिबिंब की लंबाई HI और वस्तु की लंबाई, किसकी, वस्तु की लंबाई मान लें HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो HO मान लें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से दर्शाए हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू HI अपान HO। HI अपान क्या मिल गया हमें, HI अपान HO मिल गया। m किसको बता रहा था, m आवर्धन को बता रहा है। HI यह आपका प्रतिबिंब की लंबाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई को बता रहा है, और HO जो है यह वस्तु की लंबाई का या वस्तु की ऊंचाई को बता रहा है। यह जो प्रतिबिंब और वस्तु की जो ऊंचाई है यह मुख्य अक्ष के लंबवत ली जाती है। तो यहाँ पर आप रेखीय आवर्धन की परिभाषा समझ लिए, इसका फार्मूला क्या मिला यह भी आप जान लिए। यहाँ आपको बताया गया किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत प्रतिबिंब की लंबाई तथा बिंब या वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे बताया गया स्मॉल m से दर्शाते हैं। और रेखीय आवर्धन बराबर आपको मिल गया फार्मूला यहाँ से, प्रतिबिंब की लंबाई अपान में वस्तु की लंबाई। और यदि सपोज कर लिया गया, इसको मान लें कि यदि प्रतिबिंब की लंबाई जो है HI से दर्शा दें और वस्तु की लंबाई को HO से दर्शा दें, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आपको मिल जाएगा m इज इक्वल टू HI अपान HO। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इतनी बातें क्लियर हो गई। और यदि यह जो m का मान है HI, m का मान जो प्रतिबिंब, HI क्या हमारा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है या लंबाई है, और HO हमारा क्या है, वस्तु की लंबाई या ऊंचाई है। तो वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई, यदि m का मान इक्वल हो किसके, 0 के, m का मान इक्वल हो 0 के, और यदि m का मान ग्रेटर हो 1 से और m का मान लेस हो 1 से। देखिए ध्यान दीजिए, m का मान ग्रेटर देन 1, m का मान लेस देन 1 लिखा गया, और m का मान 0 की इक्वल नहीं होगा, यार कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। और यहाँ पर m इज इक्वल टू, यदि हम यहाँ बताएं आपको कि m इज इक्वल टू 1 हो, m इज इक्वल कितना हो 1, यानी आवर्धन जो हो 1 हो, तब हमें वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई का क्या अनुपात मिलेगा, यानी वस्तु की लंबाई जो है कितने गुनी होगी, आवर्धन मतलब कितना उससे गुना है। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई दोनों का जो रेशियो है वही आपका आवर्धन है। तो यदि m बराबर कितना है, m बराबर 1 हो, m बराबर कितना हो 1 हो, तब क्या मिलेगा आपको। तो आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं m इज इक्वल टू क्या लिखा है, HI अपान HO। इसकी वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब है कि जो हाइट ऑफ इमेज है यानी प्रतिबिंब की जो लंबाई है, किसकी लंबाई, प्रतिबिंब की जो लंबाई है वह वस्तु की लंबाई के बराबर होगा। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई क्या होगा, इक्वल होगा। कब, जब आवर्धन की वैल्यू 1 मिले, जब आवर्धन वैल्यू क्या 1 हो। वही आवर्धन m का मान 1 से क्या हो, ग्रेटर हो। m का मान जब 1 से ग्रेटर होगा तो HI का मान भी क्या होगा, ग्रेटर होगा HO से। HI का मान ग्रेटर होगा HO से, यानी प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वह वस्तु की ऊंचाई से अधिक होगी, यानी प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से अधिक होगी। और यही m का मान लेस देन 1, यानी m का मान छोटा है 1 से। जब m का मान 1 से छोटा होगा तो HI लेस देन HO। क्लियर बात। देखिए यहाँ क्या बताया गया, यहाँ बताने का उद्देश्य क्या है। आवर्धन जो हमारा है m का मान इक्वल है किसके, 1 के। m का मान जब 1 के इक्वल है तो यह आपस में जो प्रतिबिंब की लंबाई है और वस्तु की लंबाई दोनों क्या मिल रहे हैं, हमें बराबर मिल रहे हैं। क्यों बराबर मिल रहे हैं, क्योंकि HI अपान HO इज इक्वल टू m। तो HI अपान HO इज इक्वल टू जब 1 लिखेंगे तो यहाँ से HI बराबर क्या हो जाएगा, HO। यानी इमेज प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो किसकी ऊंचाई बराबर होगा, वस्तु की ऊंचाई की। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के आपस में बराबर होंगी। और जब यह इसका मान m का मान 1 से बड़ा होगा तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है, जो प्रतिबिंब की लंबाई है वस्तु की लंबाई से क्या होगी, अधिक होगी। जब छोटा होगा तो वही मान उसका छोटा हो जाएगा, यानी प्रतिबिंब की लंबाई
छोटी होगी किससे? वस्तु की लंबाई से। तो उम्मीद है इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इतनी बातें आप नोट करिए, इसके बाद हम आगे देखते हैं। हाँ, तो आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे और हम आगे देखते हैं। इसी क्रम में इस रेखीय आवर्धन के फार्मूले को हम डिराइव करते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहले इसके लिए हम लोग एक फिगर अदा करते हैं। यह आपका गोलीय अवतल दर्पण है। यह आपको पता है, यह ध्रुव आपका है। इसकी एक सिरे को M1 नाम दे दिए, दूसरे सिरे को M2 नाम दे दिए। तो इससे कुछ दूरी पर एक वस्तु जो है, यहाँ कहीं आप एक वस्तु जो रख देंगे। यह आपकी वस्तु है, क्योंकि हमें क्या करना है? वस्तु की लंबाई चाहिए और प्रतिबिंब की। जब हम दर्पण के सामने वस्तु को रखेंगे तो उसका उसमें क्या बनेगा? इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई, यानी जो इमेज है हाइट, उसकी इमेज की हाइट, यानी प्रतिबिंब जो बन रहा है हमारा उसकी लंबाई, और जो वस्तु रखी गई है उसकी लंबाई, इन्हीं दोनों के अनुपात को हम क्या बोल रहे हैं? रेखीय आवर्धन बोल रहे हैं। तो इसको हम निगमन करते हैं इसका। तो यह वस्तु जो है AB रख दी गई है, AB। तो पहली प्रकाश किरण आप जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होती है? फोकस से होकर चली जाती है। और दूसरी जो प्रकाश किरण है वो आपको बताया गया है कहाँ से होकर जाती है? तो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र से होकर जाती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। और जो लाइट पोल से होकर जाती है, कहाँ से? ध्रुव से। ध्रुव पर टकराती आकर वह उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। जो किरण दर्पण की ध्रुव पर आकर गिरती है वह उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। उतने ही कोण से, जितने कोण से गिरती है उतने ही कोण से क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। तो यह आपका है, जहाँ पे एक दूसरे से सब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ करता हूँ, पर आप क्या बनता है? इमेज बनता है। यह आपका इमेज बन गया। वस्तु जो आपकी रखी गई वह AB है, तो इसे हम दर्शा दे रहे हैं A डैश B डैश से, A डैश B डैश से। इस पॉइंट को हम नाम दे दे रहे हैं R। यहाँ तक बात क्लियर है? ध्यान दीजिए, देखिए अब इसमें जो हमें त्रिभुज दिखाई दे रहा है, यह त्रिभुज आपका ABP, एक त्रिभुज यह दिखाई दे रहा है। और इस त्रिभुज के लिए चलते हैं A डैश B डैश P को। क्यों इसको ले चल रहे हैं? तो इसमें आप देखिए यहाँ यह जो एंगल आपका है, यह लाइट इंसिडेंट हो रही है, प्रकाश किरण क्या इस पर आपतित हो रही है। तो यह आपका यह अभिलंब काम कर रहा है, सेंटर से जो रे जाती है इस पर जो है परपेंडिकुलर होता है। तो यह आपका लंब है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है आपतन कोण, और यह जो आपका परावर्तित किरण है इसके बीच जो कोण बनता है वह परावर्तन कोण। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और यह जो कोण आपका बन रहा है, यहाँ पर जो कोण बन रहा है यह 90 डिग्री है, और यह जो कोण आपका बन रहा है यह भी क्या है? 90 डिग्री है। यह दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर हैं, प्रत्येक समकोण हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों में आप देख रहे हैं कि दो कोण आपस में बराबर हैं। तो यह दोनों त्रिभुज जो हैं यह एक दूसरे के समरूप हैं। ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो आपको पिछले वीडियो में, पिछले फार्मूले में प्रूव कराते समय बताया गया कि उनकी संगत भुजाएं अनुपात में होती हैं। संगत भुजाएं क्या होती है? अनुपात में। तो इन दोनों त्रिभुज को लेकर हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए, त्रिभुज ABP और त्रिभुज
ए डैश बी डैश पी में। इसमें आप क्या दिखाई दे रहा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एंगल बी ए पी, एंगल बी ए पी इक्वल है किसके, तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये इक्वल है बी डैश ए डैश पी के। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों क्या है, प्रत्येक समकोण है, प्रत्येक समकोण है, यह बात है। और यह एंगल आप देख रहे हैं एंगल ए पी बी इक्वल है एंगल ए डैश पी बी डैश के। एंगल ए पी बी इक्वल एंगल ए डैश पी बी डैश की। इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं ए पी बी, तभी कोई दिक्कत बात नहीं, लेकिन यही तो एंगल की बात किया रही है, इसलिए हम यहाँ से लेंगे ए डैश पी बी डैश, क्योंकि हमें दोनों त्रिभुज क्या दिखाना है, यहाँ पर समरूप दिखाना है। तो यह क्यों इक्वल है, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो आपको बताया गया कि ये त्रिभुज जो है समरूप होते हैं। अतः ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अतः ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। तो समरूपता का नियम यहाँ लागू होगा। समरूप हैं तो देखिए इसकी संगत भुजाएं, जब दो त्रिभुज बताया गया आपको कि आपस में समरूप होते हैं, तो उनकी संगत भुजाएं जो होती हैं वह अनुपातिक है। इसका लंब ले लेते हैं, चाहे इसका आधार ले लें। तो इस प्रकार जो है इन दोनों की जो लंब है यानी संगत जो भुजाएं हैं वह आपस में अनुपातिक होती हैं। तो इसे दर्शा देते हैं इसे, तो ए बी इसका लंब क्या है, ए डैश बी डैश है, तो ए डैश बी डैश अपान ए बी, इस त्रिभुज का लंब क्या है, ए बी है, इक्वल किसके होगा, इसका आधार ए डैश पी है, अपान क्या मिलेगा, इसका जो है पी ए है या ए पी कह सकते हैं, ए पी, ये मिल गया आपको ए डैश बी डैश अपान ए बी, और यहाँ मिल गया आपको ए डैश पी अपान ए पी, ये वैल्यू। अब देखते हैं यहाँ पर कि ये जो इस मिला आपको इसका वैल्यू क्या है, इन सब की वैल्यू नोट कर लेते हैं। तो इन सब की वैल्यू ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो ये आपका दर्पण है, दर्पण का यह ध्रुव है, क्लियर बात, और इसके सामने यह वस्तु रखी गई, यह क्या है, यह आपकी वस्तु रखी गई है। तो वस्तु की दूरी का बताया गया किससे दर्शाते हैं आप, तो आपको पता है आप वस्तु की दूरी किससे दर्शाते हैं, यू से दर्शाते हैं, यह आपका यू है, यह वस्तु की दूरी है। आइए इधर देखते हैं पी ए डैश, यहाँ क्या बन रहा है, इस वस्तु का, इस बिंब का, वस्तु का या बिंब का, ये इसका इमेज बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, तो यह प्रतिबिंब है, यह क्या आपका प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब जो हमारा बना है इसकी दूरी जो मेजर करते हैं, इसकी दूरी को हम दर्शाते हैं वी से, किससे दर्शाते हैं, वी से, यह मिल गया। और ये जो वस्तु रखी है इसकी जो हाइट है, वस्तु की हाइट यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच दिखाते हैं, और ये जो प्रतिबिंब हमारा बना है इसकी हाइट जो है वह एच आई से दिखाते हैं। पीछे हम लोग बताया अभी हम लोग पीछे जाने की जो वस्तु रखी है उसकी हाइट जो है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच से दर्शा रहे हैं, और प्रतिबिंब की जो हाइट है, जो प्रतिबिंब की लंबाई है, ऊंचाई है, उसे हम एच आई से दर्शाए हैं। तो ये हो गया। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ए डैश बी डैश बराबर क्या है, ए डैश बी डैश, यहाँ आप देख रहे हैं प्रतिबिंब की लंबाई है, क्या है, लंबाई या ऊंचाई, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, तो प्रतिबिंब की लंबाई आपको बताया कि एच आई से दर्शा दिया गया। इसके बाद क्या है हमारा ए बी, तो ए बी आप देख रहे हैं वस्तु की ऊंचाई या लंबाई है, यह वस्तु की लंबाई है, वस्तु की लंबाई किससे दर्शाया गया इसे, तो वस्तु की लंबाई को हमने दर्शा दिया एच ओ से, किससे दर्शा दिया, एच ओ से। आगे देखिए क्या हमारा ए डैश पी है, क्या है ए डैश पी, तो यह प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब की दूरी है, तो प्रतिबिंब की दूरी किससे दिखा रहा है, वी से।
तो ए डैश बी यह हमारा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, जहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है हमारी, u होती है। सॉरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, v दर्शाया गया यहाँ पर। और इसके बाद AP यह जो वस्तु रखी गई है इसकी दूरी है, इसकी दूरी किसे दर्शाए है, u से। इसकी दूरी किसे दर्शाए, u से दर्शाए। तो दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, ये मिल गया आपको u। तो ये सब वैल्यू आप आसानी से यहाँ पुट कर देंगे। और ध्यान दीजिए, जो दर्पण के ध्रुव से जो दूरी मापी जाती है, आपको बताया गया चिन्ह परिपाटी के नियमानुसार ही हम जो है इस दूरी को कोई भी वैल्यू जो है रखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ए डैश बी डैश, यह जो आपकी हाइट है, यह जो आपका है, आपको बताया गया कि इस डायरेक्शन में यह क्या होगा, यह निगेटिव होगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, और इधर जो बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड में जो हमारा निगेटिव होता है, राइट साइड में पॉजिटिव होता है। तो वस्तु की दूरी आपकी निगेटिव साइन साथ ली जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी भी निगेटिव साइन साथ। ये जो वस्तु की ऊंचाई है यह आप लेंगे पॉजिटिव, और जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है या प्रतिबिंब की लंबाई है यह आप लेंगे निगेटिव। तो देखिए यहाँ पर ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है, और इस डायरेक्शन में नीचे तरफ आप क्या मिलेगा, नेगेटिव, यह मिल जाएगा माइनस v, क्या मिलेगा, सॉरी ए डैश बी डैश माइनस एच आई, यह मिलेगा एच आई। माइनस क्यों लगाए हैं, तो नीचे की तरफ जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस हम मापते हैं वह निगेटिव साइन साथ। चतुर्थांश के अनुसार यहाँ पर आपको बताया गया है कि यह जो आपका है इस तरफ जो डिस्टेंस मेजर करेंगे यह आप निगेटिव, और इस डायरेक्शन में निगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, यह पॉइंट आपको बताई गई है। तो बाईं तरफ की दूरियां ऋणात्मक, दाईं तरफ की धनात्मक, ऊपर की धनात्मक और नीचे की ऋणात्मक, यह पॉइंट आपको बताया गया है। और इसके अनुसार ही आप जो है चिन्ह परिपाटी के नियम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दिया गया कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो इमेज आप क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है, मुख्य अक्ष की लंबवत नीचे की ओर है तो माइनस चिन्ह के साथ लेंगे, मुख्य अक्ष की लंबवत ऊपर की ओर होता तो धनात्मक चिन्ह के साथ लेते, आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में यदि होता तो पॉजिटिव लेते, उसके विपरीत दिशा में दूरी मापेंगे तो ऋणात्मक लेंगे, यह भी बात आपको बताई गई है। तो माइनस एच आई अपान एच ओ इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए डैश पी। तो ए डैश पी आप देख रहे हैं दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब दूरी क्या है, v है, किस साइन साथ लेंगे, माइनस के साथ लेंगे। आपतित प्रकाश की किरण की विपरीत दिशा में दूरी मापी जा रही है, और u भी हमारा क्या है, माइनस u। तो ध्यान दीजिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा एच आई अपान एच ओ इज इक्वल टू v अपान u। इस माइनस को उधर भेज देंगे तो यह मिल जाएगा आपको माइनस v अपान u। और एच आई अपान एच ओ की वैल्यू आपको बताया गया है, अभी आपको बताया गया कि आवर्धन बराबर आपको मिला क्या था, एच आई अपान एच ओ। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू माइनस v अपान u, यह मिल गया। यानी इसको इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं आप कि प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना है और वस्तु कितनी दूरी पर बना है, इनके रेशियो को हम क्या बोलेंगे, आवर्धन कर सकते हैं। तो आवर्धन फार्मूला आपको मिल गया एम इज इक्वल टू एच आई अपान एच ओ इज इक्वल टू माइनस v अपान u, यह रिजल्ट आपको मिल गया। ध्यान दीजिए m बराबर क्या मिला आपको, एच आई अपान एच ओ इज इक्वल टू माइनस v अपान u, आवर्धन का यह आपको फार्मूला मिल गया। तो यहाँ पर आप लोग जो है इसका निगमन, रेखीय आवर्धन के फार्मूले का निगमन जान लिए पूरा डिटेल में, और बहुत ही आसान तरीके से मैंने यहाँ बताने का प्रयास किया, और उम्मीद है यह पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लेंगे, और इस बिंदुओं को आप जो है प्रैक्टिस करेंगे, इसको बढ़िया से समझेंगे, ठीक है। और जो भी आपको इसमें दिक्कत रहे आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।